हेलो दोस्तों, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कि मैथमेटिकल टूल्स की। तो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, हायर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिक उसकी लर्न करने की। अगर हमें हायर एंगल कैलकुलेट करना है लोअर वैल्यूज से तो कैसे करेंगे। एंड और भी हमने कई सारी चीजें डिस्कस की थी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, और कुछ वैल्यूज 90 तक। रिमेम्बर, 90 तक वैल्यूज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो वो सब हमने चर्चा करी थी। अब हम इसके बाद जो है आगे अपना इस लेक्चर को कंप्लीट करके मैथमेटिकल टूल्स को खत्म करेंगे। तो आज हम फास्टली वर्क करेंगे, और इसमें हम जो है आज हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बात हम साइन से के थ्रू भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी साइन की वैल्यूज के ना, तो अगर हम साइन का ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो वो हम बात करते हैं कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमें साइन का ग्राफ कैसा बनाना होता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें तो कोई ऑप्शन होता नहीं है बनाने का, तो हम ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, जस्ट अ मिनट, वेट। ठीक है, अब ये सही दिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम कई बार में एक बार में हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारा जैसे हो गया, ये तो हमारा होता है एक्स एक्सिस, और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको मैंने वैल्यूज क्या बताई थी कि साइन जीरो पर वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, यानी कि साइन जीरो पर वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अगर यहाँ पर जीरो दिख रही है तो वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। फिर हमने बात करी कि साइन 90 पर वैल्यू कितनी होगी, वन। तो यानी कि सपोज करो ये यहाँ पर मान लो वन हो रहा है, तो ये साइन वन हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जब आप साइन 180 कैलकुलेट करोगे ना, साइन 180, साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी आती है, जीरो आती है। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, तो ये तो हमारी वैल्यू थी पाई बाय टू पर, और ये हो गई हमारे पास पाई बाय टू। फिर आप जब साइन 270 कैलकुलेट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव आ जाती है, -1, और फिर अभी ये ग्राफ ऐसे इसी तरह कंटिन्यू होकर चलता रहेगा। तो ये तो हो जाएगी हमारी वैल्यू 3 पाई बाय 2 पर, और फिर ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 2 पाई पर। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये भी कुछ इसी तरह से एक्सटेंड होता चला जाएगा। क्योंकि सिमेट्रिक, ये क्या कहते हैं, सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, है ना, तो ये वाई एक्सिस के अराउंड ये एंटी सिमेट्रिक ग्राफ होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये एंटी सिमेट्रिक ग्राफ होता है वाई एक्सिस के अलोंग। तो जीरो हो गया, और ये फिर अगेन यहाँ पर जो होगा -पाई बाय 2, -पाई, और इस तरह से कंटिन्यू कर जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आप जीरो लिख रहे हो या 90 लिख रहे हो, सॉरी 90 बोल दो, 180 लिख रहे हो, 180 लिख रहे हो, या 2 पाई लिख रहे हो, या 3 पाई लिख रहे हो, इन सभी पे साइन की वैल्यू जीरो है। साइन थीटा जो है वो जीरो है। तो आपको ये याद रखना है कि साइन एन पाई जो होता है वो जीरो होता है। अब एन की वैल्यू इंटीजर होगी। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू अगर आप जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जीरो तो जीरो ही हो गया, जीरो हो गया, एन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है इंटीजर में। तो 1 इंटू पाई या 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई हो गया ना, तो एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यानी कि साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, ध्यान रखना। अब एन की वैल्यू प्लस, एन की वैल्यू हम चाहें तो लिख सकते हैं जीरो, +-1, +-2, +-3, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। और साइन अगर नॉन इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, इसको क्या बोलोगे आप, है ना, तो ये तो इंटीग्रल मल्टीपल हो गया।
ठीक है, तो इसमें आपके 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 पाई, 5 पाई। ठीक है, तो इस तरह का अगर मल्टीपल आएगा तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर आपको साइन 5 पाई दिखता है कहीं भी तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 लिख दो। साइन 10 पाई दिखता है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, और एक चीज जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, वो ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि साइन पाई/2 पर वैल्यू कितनी है, 1, और साइन 3 पाई/2 पर वैल्यू है -1। यानी कि इसका कुछ भी बन नहीं पा रहा है, क्योंकि +1 आ रही है और कुछ जगह -1 आ रही है। तो आपको बस साइन n पाई का ये याद रखना है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसी तरह कॉस का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कॉस के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद वहां से भी कंक्लूजन निकालते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या आती हैं। ठीक है, अब ये 0 हो गया, तो ये आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 0 होता है कॉस 90 के बराबर, जैसा मैंने आपको बताया था टेबल के थ्रू। कॉस 90 कितना होता है, 1। यानी कि 0 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यानी कि ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और फिर साइन हमने बताया था क्या बताया था कि साइन 90 कितना होता है, सॉरी कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ ग्राफ आपका इस तरह से बनते हुआ है। ये सिमेट्रिक बनेगा अगर आप ध्यान रखना कि कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ग्राफ का कोई टूल नहीं है, वरना हम बना देते हैं इसको अच्छे से। आप लोग बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो कॉस पाई हो गया ये। ठीक है, और ये कितना हो गया आपके पास में, और ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 पाई हो गई। ठीक है, तो साइन 180 जो होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है। सॉरी साइन 180, सॉरी कॉस 180। साइन 180 तो 0 ही होता है। कॉस 180 इसकी वैल्यू होती है कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है, आप ध्यान रखिएगा, -1। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, और n कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना कि आप क्या कहते हैं इसमें, कॉस 180 -1 हो गया, कॉस 90 साइन 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ 0 पुट करोगे, मान लो आप इसमें 0 पुट करते हो इस फॉर्मूले में, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 0 1 आ जाएगा। अच्छा, कॉस 180 के लिए आप एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1, तो कॉस 180 एन की वैल्यू होगी 1, यानी कि -1 की पावर 1 कितना होता है, अगेन -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसी भी इंटीजर के लिए वैलिड है। अगर आप लिखते हो, मान लो कि आपको वैल्यू निकालनी है कॉस 3 पाई के लिए, कॉस 3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 3 है कि -1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह आप अगर लिखते हो, मान लो कॉस, तो मान लो आप लिखते हो 6 पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 6, तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसलिए ना ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए कि आपको ये सभी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है कि कॉस n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी। अब हम इसके बाद में बात करेंगे तो जो आपका है डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स की, और उससे भी आप पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है कि मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y को जो हम लिख रहे हैं एज अ फंक्शन, उसमें x भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप x को वेरी करोगे तो आपका y भी चेंज करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम सिंपल लिखते हैं कि y इक्वल में x², तो उसको क्या बोलोगे, y इक्वल में f(x), क्योंकि f(x) फंक्शन ऑफ x तो कुछ भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, √x भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने जस्ट एक ये एग्जांपल लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यूज को बदलते जाओगे, यानी कि x की वैल्यू आप अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगी।
और आप अगर x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4। ठीक है, इसी तरह 3 रखोगे तो y की वैल्यू 9। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो जाती जा रही है वैसे वैसे आपकी y की भी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप अगर निकालना चाहते हो कि y की वैल्यूज में क्या चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि जब आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो y की वैल्यूज में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए जो हम मैथमेटिकल टूल्स हमने बनाया है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि वी आर कैलकुलेटिंग one values which is continuously changing with respect to another one. It is also be said to be a rate of change of any one variable with respect to any other variable. उसमें दोनों के दोनों ही वेरिएबल है ना, x और y, x भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली और y भी चेंज हो रहा है। ठीक है, बट y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो और उसके बिहाफ पर y आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो और y को डिपेंडेंट बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन इस तरह से कर रहे हो, वरना कोई बोल सकता है कि x इक्वल में रूट वाई है, हम तो सर y की वैल्यू पुट करेंगे और x निकालेंगे, तो उस केस में फिर इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल में आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया, फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर निकाला। अब x की डिफरेंट वैल्यूज पर y हमें डिफरेंट मिलेगा। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि y कैसे चेंज हो रहा है x की वैल्यूज के साथ में, तो उसके लिए जो मैथमेटिकल टूल्स है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मान ले लिखते हैं कि अगर हमने एक्स को इंक्रीज कराया, एक्स को ध्यान रखना ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर एरो ऊपर लिख रहे हैं इसका मतलब है एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स के लिए अगर हम नीचे लिख रहे हैं एरो तो इसका मतलब हो गया एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर मान लो चलो हम लैंग्वेज में लिख देते हैं अभी के लिए कि एक्स इंक्रीजेज, एक्स इंक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, कहीं आप इसको बोलने लग जाओ कि भैया ट्राइंगल बोलते हैं इसको, नहीं, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है। ठीक है, और मान लो कि y इंक्रीजेस, ये कुछ इस तरह का है कि x को हमने चेंज कर दिया, तो x को हमने चेंज करा डेल्टा x अमाउंट से, तो ऑब्वियसली अगर x y का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है, ठीक है, तो y भी चेंज होगा। तो x को आप अगर आपने डेल्टा x चेंज करा तो y डेल्टा y चेंज करा, अब वो फंक्शन पे रिप्रेजेंट करेगा कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बट अभी फॉर द काइंड है ना, हमने बोल दिया कि वो इंक्रीज होगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप चेंज करना चाह कैलकुलेट करना चाहते हो कि रेट, मतलब आप अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि y की वैल्यू x की वैल्यू के साथ में कैसे चेंज हो रही है, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ध्यान रखना ये तो फिर भी एक लार्ज क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ही तो कैलकुलेट करना चाहोगे वैल्यू, यानी कि अगर आप देखा जाए तो अगर आप रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक्स की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप ये चीज कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम डेल्टा एक्स की लिमिट को जीरो करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स को जीरो पुट तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो, ध्यान रखना किसी भी चीज को अगर टेंडिंग टू जीरो लिखा जा रहा है ना, इसका मतलब है वो क्वांटिटी बहुत ही कम है। मान लो 0.00001 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्वांटिटी ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है, बट जीरो नहीं है, बट ऑलमोस्ट जीरो आर नहीं है होने वाली है, तो इसको बोलते हैं टेंस टू, यानी कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसका मतलब डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, बट जीरो की वैल्यू इतने इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि अब अगर डेल्टा, अभी हमने क्या बोला था कि एक्स को चेंज करने से डेल्टा एक्स में इतना चेंज आ रहा है, वाई वाई को इंक्रीज करा है हमने डेल्टा वाई अमाउंट से, बट ये तो स्मॉल थे ना डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। बट अब हम क्या कर रहे हैं और स्मॉल क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं,
तो फिर उसको हम बोल देते हैं dy/dx। हालांकि ये दोनों चीजें एक ही बात है, बट जैसे हम बोलते हैं ना कि केजी लार्ज क्वांटिटी है और ग्राम जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है, तो ठीक उसी तरह है, dy/dx बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और डेल्टा/डेल्टा x एज कम्पेयर टू dy/dx लार्ज है। तो हम बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो dy/dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस इसी को हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है आप सुन लोगे, तो ये किसी एक स्मॉल मूवमेंट पे निकाला गया है ना, किसी भी इंस्टेंटेनियस, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा x टेंड टू 0। जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो कि मान लेते हैं कि आपने 2 किलोमीटर के डिस्टेंस, 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर जो आपने रन किया, उसके लिए आपने टाइम लिया 1 आवर। तो ये तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आपने 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दौड़ा 1 आवर की स्पीड से, 1 आवर के टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, ठीक है, समझ आता है मैं कि वन, ये तो हमें दिखाई भी दे जाएगा। बट अगर मैं बोल देता हूँ कि आप दौड़ो, पर मैं टाइम को बहुत ही कम कर दे रहा हूँ, टाइम को ऑलमोस्ट जीरो कर दे रहा हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर 30 मिनट में कहाँ पर थे, तो 30 मिनट में कहाँ पर थे, तो आप बोलोगे कि हो सकता है मैं 3 किलोमीटर पे हूँ 30 मिनट में, हो सकता है। ठीक है, तो डिग्री अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज कराया तो इसमें डिग्री, ठीक है, 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि 30 मिनट पर आप कहाँ पर होगे, तो हो सकता है आप 3 किलोमीटर में होंगे, तो आप बता सकते हो कि सर हम यहाँ पर थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि आप दो चीज के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर करी 1 आवर में। बट अगर मैं टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर दूं, अगर मैं बोलता हूँ कि डेल्टा t टेंस टू 0, तो डेल्टा t टेंस टू 0 का मतलब ड्यूरेशन कभी नहीं होता, है ना, क्योंकि आपने तो टाइम को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। आप कहना चाहते हो कि सर आप बताओ कि 3 पॉइंट मान लो 00, सॉरी, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, अगर आपने टाइम को जीरो करके पूछे बात करी है ना कि सर मान लो कि मैं 30 मिनट के जस्ट जस्ट अगर मैं स्मॉल टाइम इंक्रीज करूं तब आप कहाँ पर थे। ठीक है, तो उसको आप ड्यूरेशन नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे कि एक सिंगल पॉइंट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो डेल्टा t टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि एक आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि 30 मिनट पे आप कहाँ पर थे, तो 3 किलोमीटर बोला जाएगा, तो उसमें आप डेल्टा t टेंस टू 0 का यूज करोगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्लियर अगर नहीं हुआ ये एग्जांपल, तो हम इसके लिए एक और एग्जांपल जैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, 2 किलोमीटर है और ये मान लो 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि यहाँ से हमें इस डिस्टेंस को मेजर करना है। तो इस डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है ना, तो इस मेजर को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ कि आप मान लो कि आप यहाँ पर आ गए मेजर करते करते, और मैं बोलता हूँ कि आप डेल्टा t टेंस टू 0 कर दो और बताओ कि आप कहाँ पर हो, इसका मतलब है आप ड्यूरेशन नहीं बता पाओगे उतनी देर में, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे। तो इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। तो जहां पर डेल्टा x टू 0, डेल्टा t टेंस टू 0, तो वहां पर फिर इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप इसको लिखोगे, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना, तो आप लिखोगे डेरिवेटिव dy/dx gives the instantaneous rate of change of y with respect to x। ठीक है, और x जो है वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैथमेटिकल क्वांटिटीज एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरी वेरिएबल कैसे चेंज होता है,
तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो वो हम बात करते हैं। तो ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मैथमेटिक्स में कराया जाएगा। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में लिख रहा हूँ सम, हाँ ठीक है, रिजल्ट भी लिख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट बात करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई कांस्टेंट है, सी जो है हमारे पास मान लो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया भाई, 2 3 4 इस तरह की कोई भी वैल्यूज है। तो अगर अब सी है ना, सी इक्वल में कांस्टेंट है ना, तो आप इसको वाई मान के चलोगे, ठीक है ना। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हो, तो यानी कि वाई की जगह आप क्या रख रहे हो, वाई की जगह आप रख रहे हो सी, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो अभी जीरो क्यों हो गया बता सकते हो आप? क्योंकि हमने पहले क्या कंसीडर करा था, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और यहाँ y इज ए फंक्शन ऑफ x है, नहीं है, y एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि x को चेंज करने से y कितना चेंज होगा, बट जब x है ही नहीं तो x तो चेंज होगा ही नहीं, तो y क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लो कि हमारे पास है फंक्शन, मान लो y इक्वल में सी वाई, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब मान लो हम डी वाई बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और y की वैल्यू है हमारे पास मान लो सी एक्स, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कोई भी x, ठीक है, कोई भी x, x ना लेकर के y लो। तो हमने गलती कर दी, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स लेना है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, और y की वैल्यू हमने ले ली मतलब सी वाई, ठीक है। ये आपको ना यहाँ पे कैलकुलेट थोड़ा सा ना वो लग रहा होगा कि y की वैल्यू सी वाई क्यों ले रहे हैं सर, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर सी वाई अगर कहीं भी ऐसा आता है ना टर्म आपका, मतलब कि y की जो वैल्यू है वो, मतलब जो x है वो y से सी वाई के अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसकी चेंज निकालते हो x के रेस्पेक्ट में, तो c आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है और बची हुई क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप थर्ड लेते हो, तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। अब अगर आप डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन से ले रहे हो, है ना, यानी कि वाई इक्वल में क्या है, एक्स की पावर एन है, तो आप फिर कैसे लिखते हो, तो आप कैसे लिखोगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। हम मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना चाहते हो एक्स की पावर फोर का, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, फोर हो गई, ठीक है। तो आप लिखोगे फोर, फिर एक्स, और फिर क्या लिखोगे, फोर माइनस वन थ्री, तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद हमारी अगर आप लिखते हो मान लो डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप कैलकुलेट करते हो लॉग एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन बाई एक्स, ठीक है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स को कैलकुलेट करते हो, तो ये भी आता है ई की पावर एक्स, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी डिफरेंशिएशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, डी बाई, क्योंकि फंक्शन किसी भी चीज का हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, गलती कर रहे हैं क्योंकि हम फंक्शन ले रहे हैं एक्स का ना, तो अभी ये वाला हम बाद में बताएंगे कि डी बाई बाई डी टी कैसे करेंगे। तो डी बाई बाई डी एक्स अगर आप साइन एक्स करेंगे, तो अभी अभी एक चीज आप याद रखना कि यहाँ एक्स है तो हम यहाँ भी एक्स ले रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ टी लेंगे तो उसका कुछ दूसरा रूल होता है, वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो एक्स होगा तो एक्स लिया जाएगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपके पास में कॉस एक्स, ठीक है। और cos x डिवाइड बाई डी एक्स, cos x कितना हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। फिर हर बार टी लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि टी की आदत है, ज्यादातर टी ही यूज होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स कितना होता है बोलो, आपको याद नहीं है तो आप बोलोगे कैसे, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स टेन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स,
और अब कितना हो गया, साइन कॉस टेन हो गया, आपको लिखते हैं कॉट एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट हो गया हमारे पास, अब सेक का लिखते हैं। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर देंगे अगली बार से कैमरे की, क्योंकि ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम ऐसे झुकते हैं ना तो बिल्कुल ही हो जाता है, नीचे ही हो जाता है पूरा। ठीक है, तो डी बाई बाई डी एक्स अगेन, यहाँ बार बार एक ही चीज की मिस्टेक हो रही है, क्योंकि सामने ना हम, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये हमें भी दिखाई दे रहा होता है, तो हमें समझ आ जाता है कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ फ्रेम चेंज हो रहा है, तो ये चीज तो मुझे सामने भी देखना होता है ना, तो डी बाई बाई डी एक्स आएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, बाकी सब अगर कहीं टी भी रह जाए तो आपको एक्स कर लेना है ना, सेक, और फिर हमारे पास क्या रह गया, कोसेक एक्स रह गया ओनली। कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब अगर बोलते हो सर इनकी कोई ट्रिक बना दो, तो देखो ट्रिक वहां पर बनती है जहाँ कोई पैटर्न फॉलो हो रहा था, और जब कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा था वहां ट्रिक नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो ये भी आप इजीली, बहुत ही आसान है, तो ये आपको बस लर्न करना है। ठीक है, तो आज इन दो वीडियो जो आपको कल एक जो आपको पहले की वीडियोस है और ये वीडियोस है, इसमें क्या डिफरेंस है कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस तो खैर कुछ नहीं है, मैथमेटिकल टूल चल रहा है, बट अदर जो है उनमें क्या है कि हमें कॉन्सेप्चुअली समझना होता है। इसमें समझने का कुछ नहीं है, ये पूरा लर्निंग पोर्शन है, तो आपको इसमें लर्न करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब अगर हम मानते हैं कि अगर हमारे पास, मान लो ऐसा भी तो कोई फंक्शन होता है, ऐसा भी तो कोई फंक्शन हो सकता है कि मान लो दो फंक्शन को ऐड करके लिख दिया जाए, या दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए, या दो फंक्शन को डिवाइड करके या इंटू करके लिख दिया जाए, तो फिर आप कैसे करोगे। इंटू और मल्टीप्लाई तो एक ही बात होती है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके लिख दिया जाए तो कैसे आप लिखोगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई फंक्शन है आपके पास y, और वो फंक्शन है u प्लस माइनस b, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है, अभी मैं इसका एग्जांपल करा दूंगा तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लिखो यहाँ पर u एंड v जो है वो फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर u और v दो फंक्शन है, आप प्लस के लिए भी यही आइडेंटिटी होगी और माइनस के लिए भी, इसलिए प्लस माइनस एक ही बार में लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप dy बाई डी एक्स करोगे तो इनका dy बाई डी एक्स सेपरेटली होता है, ध्यान रखना। du अपॉन डी एक्स होगा, फिर प्लस माइनस b डेल v अपॉन डेल एक्स होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों का काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके बाद जो देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि u और v तो दिया नहीं होगा ना, उनकी जगह कुछ ना कुछ फंक्शन दिया होगा, तो फंक्शन का तभी कर पाओगे जब हमें याद होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में अलग होता है, ध्यान रखने का। ठीक है, u इंटू वी दे रखा है। ठीक है, अब u इंटू वी के लिए आप कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आप याद रखोगे, आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और फिर आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स, और आपको रखना है y की जगह u इंटू वी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बताओ। आपको आप चाहो तो इसको ऐसे वन और टू नेमिंग कर सकते हो, तो पहले लिखो पहले वाले को, पहला लिखा, फिर आपने डिफरेंशिएशन करना है दूसरे वाले का। ठीक है, फिर आपने दूसरे को लिखा, फिर हमने पहले वाले को डिफरेंशिएशन करा। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। ठीक है, आप ये, क्योंकि प्लस जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना, तो आप इस वाले टर्म को पहले वन और टू, किसी को भी वन और टू मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम डिवीजन की भी यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल में अगर आपके पास मान लो है u अपॉन v, तो फिर आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और फिर आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, कैसे लिखोगे, u अपॉन v। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का आप लिखोगे स्क्वायर, तो आपने लिखा वी स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को ही लिख लो आप पहले। ध्यान रखना मैं कैसे बोल रहा हूँ, पहली बात तो यहाँ ये नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा। अगर कहीं टी रह भी जाना है तो आप अपने आप सही कर लेना, उसको एक्स कर लेना। ठीक है, तो ये मेरी
ज्यादातर हम लोग टी ही यूज करते हैं ना, जैसे वेलोसिटी डीवी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया। तो ज्यादातर टाइम के रेस्पेक्ट में क्वांटिटीज वेरी करती हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्वांटिटी कम होती है, बट क्वेश्चन में तो खैर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। तो आपने क्या करा, v का v स्क्वायर करा, फिर क्या करो आप जो नीचे लिखा था इसी को आप लिख दो। तो आपने पहले क्या करा, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसी क्वांटिटी के ऊपर लिख दिया v। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया। फिर लिखो आप माइनस, इसमें ध्यान रखना बाकी सभी फॉर्मूले में प्लस आता है सब्ट्रैक्शन में, और डिवीजन में सिर्फ माइनस आता है, तो माइनस आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करो, तो आपने क्या करा अभी तक, नीचे वाले का स्क्वायर करा, फिर v इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख दिया। ठीक है, अब न्यूमरेटर का आपने कर लिया है, तो अब आपको किसका करना है बोलो, डिनोमिनेटर का करना है ना। तो आपके पास अब डिनोमिनेटर का करना है, तो u, ठीक है, u इंटू डेल v अपॉन डेल एक्स हो गया। ठीक है। ठीक है, कैसे करा आपने, पहले नीचे वाले का स्क्वायर करा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को लिखा, फिर न्यूमरेटर का करा, फिर माइनस, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब डिनोमिनेटर का करेंगे तो डेली पे अपन डेल एक्स आ जाएगा, तो न्यूमरेटर को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब इस पे बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम, अच्छा इसको ना आप मल्टीप्लिकेशन देखो, कोई भी डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि u अपॉन v को आप u इंटू वी की पावर -1 में लिख सकते हो। ठीक है, पर कई बार मल्टीप्लिकेशन में करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली इसको उससे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल कुछ कर लेंगे, या हम एग्जांपल ही कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो कि हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है y इक्वल में x की पावर 5। ठीक है, प्लस मान लो हमें दे रखा है रूट एक्स, और प्लस हमें दे रखा है e की पावर x। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया था, अगर आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स लिखना है पहले, फिर क्या लिखना है, x की पावर 5 प्लस रूट एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और सभी को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक बार में लिख दोगे, पर अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप सभी को इंडिविजुअल ओपन करके लिखोगे। एक्स की पावर रूट को आप लिख सकते हो 1/2, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स। तो अभी आपको, अब जब तक आपको वो रूल नहीं याद होंगे जो अभी आपको बताए थे, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन बताया गया आपको, एन एक्स की पावर n-1 है ना, ये बताया गया था, एन एक्स की पावर n-1, और एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5। तो आप क्या लिखोगे, 5 एक्स की पावर 4 प्लस, सेम इसके लिए भी वही अप्लाई होगा, एक्स की पावर एन जहां भी दिख जाएगा आपके लिए वही अप्लाई होगा। एक काम और कर देते हैं, यहाँ 5 और लगा देते हैं, तो थोड़ा और सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताई गई थी, क्या बताई गई थी, कि अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, तो हालांकि आप सोच सकते हो कि यार यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन आ गया है 5 इंटू एक्स की पावर 5, पर याद रखना है कि 5 आपको कांस्टेंट बताया गया, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो 5 अपने आप बाहर आ गया। ठीक है, तो 5 तो एक कांस्टेंट वाला बाहर आया है, ये कांस्टेंट वाला। ठीक है, और ये जो 5 आया है ये फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये एन आता है ना आगे, तो ये एन वहां से आया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कैसे करोगे, एन एक्स की पावर एन है ना, तो एन एक्स की पावर n-1 करना है, तो आपके पास एन कितना आ गया, हाफ, फिर एक्स की पावर, फिर क्या करोगे आप, हाफ -1। ठीक है, प्लस, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये तो सेम ही आ जाएगा। तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 25 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -1/2, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2, और इसको नीचे लेकर के आओगे तो एक्स की पावर +1/2 हो जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 को आप रूट एक्स लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट एक्स, और ये e की पावर एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन हो सिंपल। ठीक है, तो आसान टॉपिक है, इतना कोई टफ नहीं है, बस आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो सिंपल, हमने इसी में 3-4 आइडेंटिटी यूज कर ली, तो इसमें हमने प्लस वाली यूज कर ली, माइनस आएगा तो बस माइनस का सिंबल आ जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा।
ठीक है, अब हम प्रोडक्ट के लिए एक कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ठीक है, ऐसा। ठीक है। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला था कि आपको करना है dy/dx। तो dy/dx कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था, dy/dx, फिर y आपको लिखना है। तो आपका y क्या है, 3x² 6x+3। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x। चलो अभी डायरेक्ट ना लिख के मैं पूरा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आप या ऐसे करो, आप पहले वाले को सिंपली लिख लो, कैसे भी कर सकते हो। पहले वाले को लिखोगे तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को लिखोगे तो पहले वाले का। तो आपने पहला वाला ऐसे ही लिख लिया, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, 6x+3 प्लस। फिर आपने क्या करा, पहले वाले को आपने ऐसे लिख लिया था, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया था। तो अब आप इस बार दूसरे वाले को लिख लीजिए सिंपल, और डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले वाले को। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 3x² dy/dx ऑफ 6x। अब करो उसका, अब इसमें एडिशन वाली लगा दो। पहले 6x का करोगे तो आपको पता है 6x का करोगे तो 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया। प्लस d3/dx। तो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ। क्या आपको समझ में आ गया होगा इतना। अभी dy/dx ऑफ 6x का करोगे तो 6 कांस्टेंट है, dx/dx 1 हो गया। ठीक है, प्लस, अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बताया था आपको। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 6x+3। ठीक है, अब इसमें 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, और nx की फिर से आ गया, x की पावर n, तो कितना था, nx की पावर n-1। तो यानी कि ये हो जाएगा 2, और x की पावर 2-1, तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18x²। ठीक है, प्लस हो जाएगा प्लस 6x, और 6x+3। ठीक है, ये होगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास 18x² प्लस 36x² प्लस 18x। ठीक है, तो इसको ऐड कर दोगे आप, ज्यादा 5x² प्लस 18। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, तो सिंपल था। तो याद रखिए, अगर आपको आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो है रूल, वो है चेन रूल। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चेन रूल और करते हैं हम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे, कई बार मैं क्या कर रहा था, dy/dt लिख दे रहा था और t को हम कैंसिल कर दे रहे थे, बार बार मैं मिटा करके x लिख रहा था ना। तो अब हम बात करेंगे, अगर मान लो क्वांटिटी है किसी एक वेरिएबल में, और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है किसी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो फिर चेन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो फिर अब आप देखोगे। मानते हैं कि y जो है वो है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और जो u और v मान रहे थे वो फंक्शन है किसका, x का। ठीक है, अब x जो है ना यहाँ पर, x इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, u। ठीक है, तो y जो है हमारा वो फंक्शन है u का, और u, और जो u है, ठीक है, y जो है वो फंक्शन है u का, और u जो है वो फंक्शन है x का। ये आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है dy/dx। तो अब देखो, एक चीज ध्यान से देखो कि हमें कैलकुलेट करना है y x के रेस्पेक्ट में।
पर y डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। पहले क्या था, हम लिख रहे थे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो सिंपल था, क्या था कि भाई y जो चेंज हो रहा है डायरेक्टली चेंज हो रहा है x को चेंज करने से, पर यहाँ डायरेक्टली नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है u के साथ, x के साथ में, y पहले चेंज हो रहा है u से, फिर u चेंज हो रहा है x से, समझ रहे हो? मतलब dy बाई dx हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि y, हाउ y इज चेंजिंग विद x, बट y इज नॉट डायरेक्टली चेंजिंग विद x। y पहले पहले फंक्शन है u का, यानी कि u चेंज होने से y चेंज होगा, बट इनडायरेक्टली जब u चेंज होगा तो x भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से हमें प्रोसीड करना होगा। तो आपको समझ आ रहा होगा, कुछ चेन जैसा बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि इधर मान लो है u, ठीक है, इधर है, सॉरी, इधर मान लो x है, इधर u है और इधर y है, ठीक है। अब हमें ऐसे मानते हैं, रुको, इस तरह से कुछ देखते हैं, दिख रहा होगा, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, अब ये मान लो मेरे पास 3 पेन है, ठीक है। अब ये वाला जो पेन है, इस पेन को आप मानोगे y, ठीक है, और इसको बीच वाले को आप मानोगे u और इसको मानोगे x, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है आपके पास में ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास x, और ये है हमारे पास y, और ये है u, ठीक है, बीच वाला। तो अभी हमें इसका चेंज बताना है इस x वाले के रेस्पेक्ट में। तो ये कैसे बताएंगे, ये आपको मैं डायग्राम से बता देता हूँ तो भी समझ में आएगा। ये है y और ये है u और ये है x। हमें चेंज बताना है कि y x के साथ में कैसे चेंज हो रहा है, पर y डायरेक्टली x के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। y देखो फंक्शन है u का, मतलब u चेंज होने से y चेंज होगा, और फिर जब u चेंज हो जाता है तब x चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको चेन जैसी बनती हुई दिख रही है, ठीक है, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि y पहले u चेंज होगा तब y चेंज होगा, फिर x चेंज होगा तो u चेंज होगा, तो इस तरह से चेन सेटअप हो जाएगा, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी फंक्शन डायरेक्टली किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन नहीं होता जिसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो फिर हम उसका चेन रूल का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो पहले y जो चेंज हो रहा है वो u से चेंज हो रहा है, ठीक है, और फिर u जो है वो चेंज हो रहा है x से, ठीक है। ठीक है, अब देखो du से du अगर आप कैंसिल कर देते हो तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा। ऐसे कैंसिलेशन होता नहीं है वैसे, क्योंकि नॉर्मल डिवाइड नहीं है नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से मान लें तो डी वाई बाई डी एक्स फिर से आ जाएगा। यानी कि y पहले u से चेंज हो रहा है और u जो है वो x से चेंज हो रहा है, जो जिसका फंक्शन है उसी से तो चेंज कराएंगे, ठीक है, तो इसको आप चेंज रूल बोलते हो। ठीक है, मान लेते हैं जैसे y इक्वल में दे रखा है u की पावर n, और आपसे पूछा है कि भाई कैलकुलेट करो dy बाई डी एक्स, ये एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है आपका। ठीक है, y इक्वल में u की पावर n है और आपको कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स जो की पावर n, तो आप बोलोगे कि सर इसमें u x तो है ही नहीं है, बट हम बोल रहे हैं कि x u जो है x का भी फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले du अपॉन dx आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, आप कैसे करोगे बताओ। आप पहले u की पावर n, पहले u को n के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो u की x की पावर n का डिफरेंशिएट क्या पड़ जाता है, nx की पावर n माइनस वन ना, तो n u की पावर n माइनस वन हो जाएगा। फिर u जो है वो x का फंक्शन है, तो आप क्या करोगे du अपॉन dx कर दोगे, ठीक है। अब चेन रूल तो एक्स स्क्वायर वाले केस में भी लागू हो रहा था, जैसे अगर आप लिखते हो y इक्वल में एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स की पावर वन, यही तो आएगा, टू एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। फिर आ जाएगा एक्स का रेस्पेक्ट में एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये ऑलवेज कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज वन हो जाती है, इसलिए हम इसको बार बार लिख के नहीं दिखाते हैं, वरना चेन रूल तो इसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है। बट चेन रूल
ऑब्वियसली इसके लिए है, इसके लिए भी डिफाइंड है, वैलिड है, आपको दिख रहा है, बट हमेशा वन आ जाता है इसलिए नहीं लिखते। तो अब चेन रूल का एक दो एग्जांपल करते हैं और फिर फिनिश करते हैं इसको भी। जैसे हमारे पास फंक्शन है, मान लो साइन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ये वाई है ना, ठीक है। तो आप डी वाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। अब यहाँ देख लेना, y जो है वो किसका फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, दूसरा x का फंक्शन भी है, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। अब dy बाई डी एक्स क्या होता है बोलो। ठीक है, ठीक है ये। तो अब साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, कॉस आएगा, कॉस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये तो कॉस का आ गया, मल्टीप्लाई में नहीं है, जैसे कॉस थीटा लिखते हो ना उस तरह से कॉस है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये तो आपने करा किसका, पूरे फंक्शन साइन का। अभी एक्स के रेस्पेक्ट में तो करना बाकी है ना। वाई जो क्वांटिटी है वो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है और एक्स का फंक्शन है, तो अभी तो आपने साइन के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया अभी, अभी एक्स के रेस्पेक्ट में किया नहीं आपने, ठीक है। तो अभी आप इसके अंदर को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये तो सेम ही आएगा, कॉस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो है हम करते हैं, और क्वेश्चन को हम करते हैं डिफरेंशिएशन से, और या ये क्वेश्चन हम ये करते हैं, ये ज्यादा सही लग रहा है, वाई इक्वल में टेन क्यूब एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, एक चीज याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं पर टेन एक्स क्यूब लिखा है तो इसका मतलब है कि ये टेन एक्स क्यूब ही है, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता है। पर अगर टेन पर क्यूब लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो सॉरी, हाँ टेन क्यूब एक्स लिखा है तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर क्यूब अंदर है ना, वेरिएबल पर क्यूब नहीं है, इसका मतलब है वो पूरे होल फंक्शन पर क्यूब लिखा हुआ है। पर अगर एक्स क्यूब लिख दिया तो फिर आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जो क्यूब है वो एक्स के ऊपर है ना, सॉरी एक्स के ऊपर नहीं है ना, तो ये फिर होल फंक्शन का क्यूब है, तो टेन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई। अब आपको कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स का होल क्यूब, तो आप कौन सी क्वांटिटी है ये बोलो, एक्स की पावर एन है ना, एक्स तो कुछ भी हो सकता था, अब एक्स यहाँ पर टेन एक्स का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो टेन एक्स का क्यूब होना तो ये इसका हो जाएगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। थ्री टेन स्क्वायर एक्स हो गया ना, क्योंकि डी बाई बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या था, एक्स की पावर एन होता है यहाँ, तो क्या आता है, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, ठीक है। तो थ्री एक्स की पावर टू हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये आ गया समझ में, ठीक है। तो ये तो अभी एक्स की पावर एन का हुआ ना, अभी ये अंदर की जो क्वांटिटी है वो तो बची गई टेन एक्स। तो टेन एक्स का क्या होता है बताओ, टेन एक्स का मैंने आपको बताया था कि डी बाई बाई डी एक्स आप करोगे टेन एक्स का, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स, और डी बाई बाई डी एक्स टेन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने ऊपर तो पहले क्यूब के लिए करा, फिर आपने 10 का करा, तो अब आप एक्स का क्यों नहीं कर रहे? लो, एक्स का भी कर देता हूँ। 10 का कराना भी हमने, तो अभी एक्स तो रह ही गया, तो एक्स का भी कर लो, तो ये तो 1 आएगा हमेशा। 10x² एक्स, फिर हो जाएगा sec² एक्स, हो जाएगा आपके पास dy/d। ठीक है, तो इस तरह से सारे डिफरेंशिएशन होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक तो हो चुका है। ठीक है, और कुछ अच्छा न्यूमेरिकल देख लेता हूँ, अगर कुछ मिल जाता है तो मेरे पास देखता हूँ जस्ट अभी। ठीक है, तो अभी हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कर लिए हैं हमने। ठीक है, तो जिसमें हमने डिफरेंशिएशन पूरा कैलकुलेट करा। ठीक है, चेन रूल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सभी अदर क्वांटिटीज के हमने रेशियो, डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो समझा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बातें हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन बचता है। वो इंटीग्रेशन बहुत ही कम टाइम का है, तो इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो हमारा फिनिश है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मोर देन 30 मिनट में हाँ, मोर देन 30 मिनट, 35 40 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच गाइस। कीप स्टडी, ऑलवेज स्टडी करिए, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है। ठीक है, पर मैथमेटिकल टूल्स जो टॉपिक है ना, ये जरूरी नहीं है क्लास 11th और 12th क्लास के ही स्टूडेंट इसको करें। इसे कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।